प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रम अपनी प्रजा के जीवन के दुख दर्द जानने के लिए रात्रि के पहर में भेष बदलकर नगर में घूमते थे और दुखियों का दुख भी दूर करते थे। राजा विक्रम और बेताल के किस्सों पर कई सारी किताबें और कहानियां प्रकाशित हुई हैं। विक्रमादित्य और बेताल के किस्सों पर छपी बेताल 25 बैटल 25 और सिंहासन 32 सिंहासन 32 प्रख्यात किताबें हैं, जिन्हें आज भी अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त है। प्राचीन साहित्य वार्ता लेख बेताल 25 महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा 2500 वर्ष पूर्व रचित किया गया था और उसी के अनुसार राजा विक्रम ने बेताल को 25 बार पेड़ से उतार कर ले जाने की कोशिश की थी और बेताल ने हर बार रास्ते में एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। कौन था बेताल और क्यों राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने गए थे? एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी आसुरी शक्तियां और बढ़ जाए। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचने के लिए शक्तियां देता है और वहीं प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। चूंकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह स्वांग रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उसका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रखता है कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठ कर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर 90 के दशक में विक्रम और बेताल नाम का एक सीरियल भी आता था जिसे काफी सराहा गया था। आज हम इस लेख के द्वारा विक्रम और बेताल के किस्सों से जुड़ी दो रोचक कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नव विवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दगड़ू की मां के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी मां और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरान का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरान उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की मां के पास पहुंचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी मां से और चौधरान से कह देता है। चौधरान गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की मां को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है।
चौधरान गुस्से में जली कटी सुनाकर मां बेटे को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी ना किसी तरह आग की चिंगारी चौधरान के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूंकि दगडू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, दगडू एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका का रथ रुकवा कर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका वृतांत बताकर राजा की जान बचाए, इसलिए उसने दगड़ू को पुरस्कार में सुवर्ण हार दिया, और दगड़ू काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया। समुद्र किनारे बसे नगर ताम्रलिपि के राजा चंद्रसेन के पास सत्वशील नाम का युवक नौकरी मांगने आता है, पर चंद्रसेन के सिपाही सत्वशील को उनके पास जाने नहीं देते हैं। सत्वशील हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसी तरह राजा से मिला जाए। एक दिन राजा की सवारी जा रही होती है। गर्मी अधिक होने के कारण राजा चंद्रसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता, ऐसा लगता है मानो प्यास से जान ही निकल जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखता है। वह कोई और न सत्वशील ही रहता है, जो जानबूझकर पहले से राजा के मार्ग पर मौजूद रहता है। उसे देख राजा उससे पानी मांगते हैं। सत्वशील फौरन राजा की प्यास बुझा देता है और साथ ही खाने के लिए उन्हें फल देता है। चंद्रसेन सत्वशील से प्रसन्न हो पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। सत्वशील मौका देख अपने लिए नौकरी मांग लेता है। राजा चंद्रसेन उसे काम दे देते हैं और कहते हैं कि वो उसका उपकार याद रखेंगे। धीरे धीरे सत्वशील राजा का करीबी बन जाता है। एक दिन राजा उससे कहते हैं कि हमारे नगर में काफी बेरोजगारी है और पास में एक टापू काफी हरा भरा है। अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है हमारे नगर के लोगों के लिए वहां कोई अवसर निकल आए। सत्वशील तुरंत खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और राजा चंद्रसेन से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त करके समंदर में टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू के पास पहुंचते ही सत्वशील को एक झंडा पानी में तैरता नजर आता है। उसे देख सत्वशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल करने के लिए पानी में कूद पड़ता है। सत्वशील अचानक खुद को टापू की जमीन पर पाता है, जहां एक सुंदर युवती संगीत सुन रही होती। वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियां भी होती है। सत्वशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी सत्वशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। सत्वशील जैसे ही पानी में नहाने जाता है, वह खुद को ताम्रलिपि के महल में राजा चंद्रसेन के पास पाता है और इस चमत्कार को देख चंद्रसेन भी चकित रह जाते हैं। चंद्रसेन खुद इस रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं और वहां जाकर उस टापू को जीत भी लेते हैं। उस टापू की राजकुमारी विजेता चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित करती है। जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से सत्वशील का विवाह कराने का आदेश दे देते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सत्वशील को सौंप देते हैं। इस तरह चंद्रसेन सत्वशील के उपकार का बदला चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, सत्वशील या टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन। राजा विक्रम तुरंत उत्तर देते हैं कि सत्वशील अधिक बहादुर था, क्योंकि जब टापू के पास उसने पानी में झंडा देखकर छलांग लगाई तब वह वहां की स्थिति से अनजान था। वहां मौत का खतरा भी हो सकता था।
पर राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानता था और वह सेना की मदद से जीत हासिल कर पाया। इसलिए सत्वशील अधिक बहादुर था। एक बार फिर राजा विक्रम के मुंह खोलते ही बेताल उड़ गया और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया।